राजस्थान की वीर भूमि, जहां अरावली की पहाड़ियों के बीच एक अभेद्य किला है कुंभलगढ़। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के इसी अजय किले में एक ऐसा सूर्य उदय हुआ जिसकी रोशनी से मेवाड़ का गौरव जगमगा उठा। राणा उदय सिंह, उनकी पत्नी महारानी जयवंताबाई के पुत्र और मेवाड़ के गौरव कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इस किले की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। बचपन से ही कुंवर प्रताप को युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी का कठोर प्रशिक्षण मिला था। उनके माता पिता और गुरुओं ने न सिर्फ उनको युद्ध में पारंगत बनाया, बल्कि न्याय, ईमानदारी और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। लगभग 5.5 से 6 फीट ऊंचे उस सुडोल कदकाठी के साथ 2 धारी तलवार चलाने की ताकत उन्हें अपने राजपूती खून से मिली थी। उनका विवाह है बिजोलिया की राजकुमारी अजबदे पवार से हुआ। वो उनकी पहली रानी बनी। उस समय कुंवर प्रताप 17 साल के थे और राजकुमारी अजबदे 15 साल की। इसके लगभग 2 साल बाद 1559 में उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। मेवाड़ हमेशा से सादगी का जीवन जीता आया है। मेवाड़ अपना श्रृंगार अगर किसी चीज को मानता है तो वो है अपना स्वाभिमान, अपनी जुबान, अपने वादे, अपना धर्म और अपने पुरखों को दिए वचन। लेकिन मेवाड़ ने शायद नहीं सोचा होगा कि उनकी सादगी भरा जीवन तहस नहस करने मक्का से इंसानी खून के प्यासी इस्लामिक तलवारें जो 1400 साल पहले लपलपाते हुए निकली थी, अब उनकी ओर बढ़ रही है। जब मुगलों का वो इस्लामी झंडा अफगानिस्तान होते हुए सिंध के राष्ट्र हिंदुस्तान पहुंचा, तब तक दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो चुका था। ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, दमिश्क, अफगानिस्तान, कतर, बलूचिस्तान से लेकर मंगोलिया और रूस तो पहले ही ध्वस्त हो चुके थे, पर अब हमला भारत पर था। उस समय का भारत 32 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजाओं में आपसी मनमुटाव तो थे, लेकिन उनकी लड़ाइयां मर्यादित होती थी। वो अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करते थे, लेकिन कभी अपनी सभ्यता और मर्यादाओं को नहीं भूलते थे। लेकिन बाहर से आई मुगल तलवारें सिर्फ राज्य जीतने के लिए नहीं, बल्कि सभ्यताओं और संस्कृतियों को मिटाने के लिए उठी थी। उन मुगलों ने इस्लाम का सहारा लेकर छल, कपट, धूर्तता, झूठ, नारियों के सम्मान को तार तार करना, भगवान का अपमान और लोगों पर अत्याचार को इतना बढ़ा दिया कि लोगों के लिए कलयुग अब ठीक उनकी आंखों के सामने था। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब उसको धीरे धीरे हलाल किया जा रहा था। मुगलों ने एक एक करके भारतीय राजाओं को लालच दिया, किसी को ऊंचे पद का, किसी को शादी का प्रस्ताव। जो माने वो मुगल सेना में मिल गए और जो नहीं माने उनको काफिर घोषित करके मौत के घाट उतार दिया गया। ज्ञान के केंद्र जलाए गए, मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिद या मदरसा बना दिया गया और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। भय और लालच के इस दौर में कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झुकना स्वीकार कर लिया। काफी खून खराबा हुआ, लेकिन ये धरती आज भी उन राजपूतों की वीरता की गवाह है जो ऐसे अत्याचारों के सामने कभी झुके नहीं। ये वो वीर थे जिन्होंने अपनी आन, बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजपूत नारियां खुद अपने पति और बेटों के माथे पर तिलक लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। ये वो दौर था जब कई गांवों में 18 साल के ऊपर के लड़के ही नहीं बचे और घर घर में विधवाएं थी। ऐसे समय में मुगलों से अपनी इज्जत को बचाने के लिए महिलाओं ने सती और जौहर को अपनी नियति मान लिया था। सच्चे राजपूतों ने अपने नाबालिग बेटों तक को इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने धर्म और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जिसकी शक्ति और साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था। अधिकतर राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ थे जो अभी भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। तभी एक भयानक खबर आई। अकबर ने अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ चित्तौड़ और उसके आसपास के गांवों में लूटपाट और कत्लेआम शुरू कर दिया था। मेवाड़ के सरदारों ने इस मुश्किल घड़ी में राणा उदय सिंह को परिवार और खजाने के साथ चित्तौड़ छोड़कर गोगुंदा जाने की सलाह दी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राणा उदय सिंह का जीवित रहना मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। राणा उदय सिंह ने भारी मन से चित्तौड़ की जिम्मेदारी अपने 2 महान सेनापति जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंपी और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने 8000 वीर राजपूत सैनिकों के साथ मुगलों की कहीं ज्यादा बड़ी सेना का सामना किया। वो जानते थे कि जितना असंभव है, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़े। उनकी तलवारें लगातार चलती रही जब तक हर वीर धरती पर गिर नहीं गया।
आखिरकार 22 जनवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की ज्यादातर उपजाऊ भूमि पर मुगलों का कब्जा हो गया, लेकिन बाकी जगह और पहाड़ी जैसे गोगुंदा और कुंभलगढ़ पर अभी भी राणा उदय सिंह का शासन था। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो उस महागाथा की शुरुआत थी जिसमें एक नया नायक, एक नया सूर्य उदय होने वाला था। राणा उदय सिंह मृत्यु से पहले अपनी रानी धीर भाई भटियानी के प्रभाव में आकर अपने सबसे बड़े बेटे कुंवर प्रताप के बजाय उनके बेटे जगमाल को अगला शासक बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने इस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने कुंवर प्रताप की वीरता, न्यायप्रियता और जनता के प्रति उनके समर्पण को देख रखा था, इसलिए उन्होंने 32 वर्ष की आयु में कुंवर प्रताप को मेवाड़ का नया महाराणा घोषित कर दिया। इधर सिंहासन खोने से नाराज जगमाल सीधे मुगलों की शरण में चला गया। अकबर, जो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, उसने जगमाल की नाराजगी को एक सुनहरा मौका समझा। उसने जगमाल को न केवल जागीर दी बल्कि मेवाड़ के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का मौका भी देखा। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और महाराणा प्रताप को उदयपुर के बजाय गोगुंदा और कुंभलगढ़ जैसे सुरक्षित स्थानों को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। अकबर ने कई दूतों को भेजकर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने का लालच दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुजरात के रास्ते पर महाराणा प्रताप की चट्टान जैसी ताकत ने अकबर को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। हर बार इनकार सुनने के बाद अकबर बौखला गया और अब युद्ध टालना मुश्किल हो गया था। 18 जून 1576 हल्दी घाटी युद्ध के लिए तैयार थी। एक तरफ थी मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। उनकी सेना में लगभग 1900 घुड़सवार और पैदल सैनिक थे और उनके साथ ही 1000 भील योद्धा भी, जिनकी तलवारों और तीरों की धार मुगलों के लिए काल बन सकती थी। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि हकीम खान सूर जैसा एक सच्चा पठान भी था, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। सामने मुगल सेना थी जिसमें 5000 से ज्यादा योद्धा थे। इस सेना का नेतृत्व अकबर के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक राजा मानसिंह कर रहे थे। इनके साथ ही थे कई और मुगल और वो राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये तो दो विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ था गुलाम बनकर साम्राज्यवादी शक्ति का हिस्सा बनने का लालच और दूसरी तरफ था अपनी मातृभूमि के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का जुनून। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की घाटी रणभूमि नहीं बल्कि एक शमशान बन गई थी। मेवाड़ के सैनिकों ने मरो या मारो के सिद्धांत पर ऐसा प्रहार किया कि इस अचानक और भीषण आक्रमण से मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो पीछे हटने लगे। मेवाड़ की सेना ने मुगलों के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को तितर-बितर कर दिया। हर तरफ लाशों के ढेर लग गई, चीख पुकार मच गई। इस भयंकर रक्तपात के बीच महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा चेतक बिजली की रफ्तार से दुश्मनों को रौंदता हुआ मानसिंह के हाथी मर्दाने की ओर लपका। चेतक ने अपने पैर हाथी के मस्तक पर रखे और महाराणा प्रताप ने अपने भाले की पूरी शक्ति से मानसिंह पर वार किया। मानसिंह तो नीचे झुककर बच गया, लेकिन इसी युद्ध के दौरान एक और मुगल सेनापति बहलोल खान को बीच में से चीर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि विजय मेवाड़ की होगी, लेकिन तभी मुगलों की ओर से एक और चाल चली गई। मेहतर खान नाम के एक मुगल सेनापति ने युद्ध के बीच में ही ढोल नगाड़े बजवा दिए और ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर की बड़ी सेना मदद के लिए आ चुकी है। इस अफवाह से मुगल सेना के गिरते हुए मनोबल को फिर से जगा दिया गया और युद्ध का पासा पलट गया। मेवाड़ के सैनिक जो पहले से ही थके हुए थे, इस विशाल सेना के आने की खबर से टूट चुके थे। महाराणा प्रताप बुरे तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। लेकिन मेवाड़ के भविष्य के खातिर मेवाड़ के एक और सरदार झाला मानसिंह ने अपने प्राणों की आहुति देने का फैसला किया। उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट और राज चिन्ह पहन लिए और महाराणा प्रताप को मेवाड़ के भविष्य के लिए वहां से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। झाला मानसिंह की वीरता और बलिदान से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकलने का मौका मिला। चेतक घायल हो चुका था, लेकिन घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को लेकर तेजी से दौड़ा। लेकिन बलीचा गांव के पास लगभग 22 फीट गहरे नाले को पार करते समय चेतक का पैर लड़खड़ाया और वो वहीं गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का एक सच्चा मित्र और साथी था।
आज भी जब महाराणा प्रताप को याद किया जाता है तो बिना चेतक के याद नहीं किया जाता है। लेकिन मुगलों को मिली इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हल्दी घाटी का युद्ध तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ पाए और ना ही मार पाए। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के पास चेतक के अलावा एक और वीर साथी था, जिसका नाम था हाथी राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि मुगलों के 3 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। मुगलों ने उसे पकड़ने के लिए 7 हाथियों का घेरा बनाया, उन पर 14 महावतों को लगाया, तब कहीं जाकर वो उसे पकड़ पाए। अकबर ने राम प्रसाद को अपने दरबार में लाकर उसका नाम वीर प्रसाद रख दिया, लेकिन राम प्रसाद ने अपने स्वामी के सम्मान में मुगलों का दिया दाना पानी ठुकरा दिया। 18 दिन तक भूखा प्यासा रहकर उस वफादार हाथी ने अपनी जान दे दी। राम प्रसाद की मृत्यु पर अकबर ने कहा था, जिस हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उसके स्वामी महाराणा प्रताप को मैं कैसे झुका पाऊंगा। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन और संघर्षों से भर गया। अगले साल 1577 में अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान को मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक कुंभलगढ़ किले को जीतने के लिए भेजा। लगभग 1 साल बाद 1578 में कुंभलगढ़ किला भी मुगलों के कब्जे में आ गया, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी कबूल नहीं थी और वो वहां से बचकर निकल गए और अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में शरण ली। उस समय अपना राजसी वैभव छोड़कर उन्होंने प्रण किया कि वो जमीन पर ही सोएंगे और पतलों में ही भोजन करेंगे। उस समय उनके पास खाने के लिए सिर्फ जंगली और मोटे अनाज से बनी रोटियां थी, जिन्हें लोग घास की रोटियां बोल देते थे। उनका परिवार और सैनिक उस समय भुखमरी के कगार पर थे। एक दिन जब उनके बेटे अमर सिंह घास की रोटी खा रहे थे तो एक जंगली बिल्ली उसे छीनकर भाग गई। इस घटना को देखकर महाराणा प्रताप का धैर्य जवाब दे गया और वो निराश होकर अकबर से संधि करने का विचार करने लगे। लेकिन उस समय उस वीर लड़ाके को देखकर न केवल महारानी अजब्दे का दिल रो रहा था, बल्कि अकबर के दरबार में बीकानेर के राजपूत कवि पृथ्वीराज राठौड़ इतने दुखी थे कि उन्होंने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। इसे पढ़कर महाराणा प्रताप का जोश फिर से जाग गया। उसी समय मेवाड़ के एक महान योद्धा भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति, जिसमें लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 करोड़ चांदी के सिक्के थे, महाराणा प्रताप को दान कर दी। भामाशाह के इस त्याग से महाराणा प्रताप को 20,000 सैनिकों को 12 साल तक चलाने का साधन मिल गया। भामाशाह के सहयोग से महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अब गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक मुगलों पर हमला करती और फिर गायब हो जाती। इस रणनीति से उन्होंने मुगलों को लगातार परेशान कर रखा। मुगलों के इतने जुल्मों के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी सभ्यता और उसूलों को नहीं भूला। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के दौरान सभी मुस्लिम महिलाओं पर आंच भी नहीं आने दी और उनके सम्मान की रक्षा की। 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को एक करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर फिर से अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। 1585 तक मेवाड़ पर लगा अकबर का ग्रहण खत्म हो चुका था। 12 वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महाराणा प्रताप ने युद्ध की तलवार छोड़ अपने राज्य के पुनर्निर्माण और अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान दिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर फिर से खुशहाली के रास्ते पर लौटा दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही शिकार के दौरान धनुष की डोर खींचने से उनके हाथ में चोट लग गई। इसी चोट के कारण 56 वर्ष की आयु में इस महान योद्धा ने अंतिम सांसें ली। कहा जाता है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, वो एक ऐसे नायक थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुगलों से हमेशा के लिए आजाद करवाया